अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। आज के इस लेक्चर में हम ईटा 2022 के मेडिकल का जो पेपर था उसका लास्ट लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिजिक्स के पोर्शन का आज एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे। सो स्टार्ट लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हमने अभी इससे पहले जो लेक्चर्स लिए थे उसमें हमने 40 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। 41 से अभी स्टार्ट ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 जो है इस 2022 के मेडिकल पेपर में जो था ईटा के 41 नंबर पे है कि स्टेबल एलिमेंट कौन सा है। आपको 4 एलिमेंट्स दिए हैं, कहते हैं कि इसमें स्टेबल एलिमेंट कौन सा है। पहला ऑप्शन है लेड, जो दूसरा ऑप्शन है वो है प्लूटोनियम, और जो सी ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लूटोनियम के बाद है जनाब रेडियम, और ऑप्शन डी में आपको दे दिया है प्रोटेक्टेनियम। तो जनाब प्रोटेक्टेनियम और रेडियम, प्लूटोनियम और लेड में स्टेबल कौन सा है? इन सब का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, और जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो वो स्टेबल नहीं होता। लेकिन लेड का एटॉमिक नंबर आई थिंक ये फिक्स 82 है आई थिंक, so that's why the stability of lead is much greater than all the other options. So correct option है option A, lead. Question number 42 of the paper is, इस क्वेश्चन का आइडिया ये है कि फर्ज करें एक प्रोसेस है जिसमें मैटर और एंटी मैटर आपस में मिक्स हो जाते हैं। मैटर आकर एंटी मैटर से मिक्स हो जाता है, तो मैटर और एंटी मैटर जब आपस में मिल जाएं तो इनसे क्या बनता है आपने ये बताना है। जब मैटर, ये मैटर है मेरा एक हाथ, ये मेरा दूसरा हाथ एंटी मैटर, जब ये आपस में मिक्स हो जाएं तो क्या बनता है? ऑप्शन ए, इन्होंने कहा है कि इससे पार्टिकल्स बनते हैं जिनका चार्ज 0 होता है। ऑप्शन बी, इनसे पार्टिकल्स बनते हैं जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है। ऑप्शन सी, इनसे पार्टिकल्स बनते हैं जिनका चार्ज नेगेटिव होता है। और ऑप्शन डी, इनसे पार्टिकल्स बनते हैं जिनका मास डुअल होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी डिस्कस द ऑप्शंस। याद रखिए, जब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं तो इससे 2 फोटॉन बनते हैं। यहाँ हमारे पास 2 फोटॉन पैदा होंगे, ये फोटॉन नंबर 1 होगा और दूसरा फोटॉन नंबर 2 होगा। और आप जानते हैं कि फोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है पार्टिकल्स विद 0 चार्ज, बिकॉज फोटॉन हैव properties, photon has properties like particles। तो आप कह सकते हो कि ये पार्टिकल है विद 0 चार्ज, तो ये ऑप्शन ठीक है। ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि फोटॉन पर चार्ज नहीं होता। ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि फोटॉन पर नेगेटिव चार्ज भी नहीं होता। ये ऑप्शन क्यों गलत है? फोटॉन पार्टिकल्स की तरह है, ये तो ठीक है, लेकिन डुअल मास गलत है। डुअल मास जानते हो किसे कहते हैं? डुअल मास मीन के जिसमें रिलेटिविस्टिक मास भी हो, इनर्शियल मास भी हो। फोटॉन का इनर्शियल मास नहीं होता, सिर्फ रिलेटिविस्टिक मास होता है। सो दैट्स व्हाई इसमें डुअल मास नहीं है, इनर्शियल मास नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए ही बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 43 अब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पेपर का क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? ये है जनाब के लेमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा। लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा? सो ऑप्शंस आपको गिवन है। पहला ऑप्शन आपके लिए है R, दूसरा ऑप्शन है 1/r, तीसरा ऑप्शन है 3r, और फोर्थ ऑप्शन है 5/r। 2 ऑप्शन पर तो फौरन क्रॉस लगा दे, वो तो गलत है। याद रखिए, वेवलेंथ के वैल्यू में R हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। R कभी नोमिनेटर में नहीं आता वेवलेंथ में, इसका यूनिट मीटर इनवर्स है। अब या ये ठीक है या ये ठीक है। ये बात याद रखिए कि शॉर्टेस्ट का मतलब ये है कि n मस्ट बी इंफिनिटी, और लेमन का मतलब ये है कि p मस्ट बी इक्वल टू 1। सो मालूम करें 1/λ रिडबर्ग कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n² का फार्मूला अप्लाई करें और आंसर तक जाएं। 1/λ रिडबर्ग कांस्टेंट 1/1 माइनस 1/∞², ये 0।
तो इट मीन के लैम्डा आता है 1/r और करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, हम 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन का आइडिया ये है कि फर्ज करो वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और बॉडी स्टार्ट ले चुकी है रेस्ट से स्टार्ट ले चुकी है। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, बॉडी स्टार्ट ले चुकी है रेस्ट से और एक्सेलरेशन है जनाब यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और बॉडी स्टार्ट ले चुकी है रेस्ट से। तो आपसे कहते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में कहा है कि इट इज नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से पास नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम के साथ पैरेलल है। ऑप्शन सी है पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस और ऑप्शन डी है पास थ्रू ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से पास होगा। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में आपको उलझाया है। ये है माय डियर स्टूडेंट वेलोसिटी और टाइम के एक्सिस, वेलोसिटी टाइम के एक्सिस। अब मैं आपके लिए ऑप्शन बी पहले बताता हूं। अगर ये ग्राफ टाइम के साथ पैरेलल हुआ, फर्ज करो टाइम के साथ पैरेलल हुआ, तो फिर तो वेलोसिटी यहाँ फिक्स्ड हो जाती है, कांस्टेंट, यानी टाइम गुजरता है वेलोसिटी नहीं बदलती, तो एक्सेलरेशन तो जीरो होना चाहिए और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फिर यूनिफॉर्म की शर्त नहीं आ रही, तो ऑप्शन बी गलत है, इसको निकाल ले ऑप्शन बी को। अब कहा है कि पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, अगर ये ठीक हो पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस तो फिर टाइम नहीं गुजर रहा, टाइम स्टॉप है और वेलोसिटी इंफिनिटी तक जा रही है। ये मुमकिन ही नहीं है कि वेलोसिटी मिनिमम से मैक्सिमम तक जाए और टाइम ना गुजरे, इम्पॉसिबल है। अगर इम्पॉसिबल है तो इसको भी रास्ते से हटाएं, लिहाजा सी भी गलत है। इसका मतलब है कि ग्राफ या ऑरिजिन से पास नहीं होगा या ऑरिजिन से पास होगा। याद रखें, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो ग्राफ इंक्लाइंड होगा। क्या होगा? इंक्लाइंड होगा। अगर हम इंक्लाइंड को ऑरिजिन से पास नहीं करेंगे, अगर हम इंक्लाइंड को इधर से स्टार्ट करेंगे तो देखिए फिर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो है और फिर ये रेस्ट डिफाइन नहीं होता, लेकिन रेस्ट का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इंक्लाइंड को ऑरिजिन से पास होना पड़ेगा, बिकॉज ये पॉइंट जीरो को शो करता है और जीरो रेस्ट को शो करता है और इसने रेस्ट से स्टार्ट लिया है। सो करेक्ट ऑप्शन है कि द ग्राफ मस्ट बी पास थ्रू ऑरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन का भी आईडी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 45 साइक्लिस्ट का क्वेश्चन है। ये है जनाब रोड और इस रोड पर ये है एक साइकिल वाला। साइकिल कौन बनाएगा? बन गया। ये है जनाब एक साइकिल और ये साइकिल वाला मूव कर रहा है आगे। इस रोड का फ्रिक्शन लग रहा है इस पर 200 न्यूटन का पीछे की तरफ और ये फ्रिक्शन इस साइकिल को रोक रहा है, लेकिन रुकते रुकते डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है 10 मीटर। आपसे कह रहे हैं कि प्रोसेस का वर्क कितना होगा, साइकिल के रुकने तक का वर्क बता दीजिए। आपके लिए ऑप्शन हाजिर हैं और ए, बी, सी और डी ऑप्शन। -1800 जॉल, -2000 जॉल और 2000 जॉल यानी प्लस और 1800 जॉल प्लस के साथ। बहुत आसान है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस cos ऑफ थीटा। आप देखिए तो डिस्प्लेसमेंट राइट, फोर्स अपोजिट, एंगल इज 180 डिग्री, तो वर्क इज इक्वल टू 210 cos of 180 and 210 is 2000 and cos of 180 is -1, so -2000 joule and the correct option is option B. Question number 46 पे हमारी बातें चलेंगी और ये है my dear students क्वेश्चन नंबर
46 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल, केस नंबर 1, क्वेश्चन के दो केसेस हैं। केस नंबर 1 में कहा कि ये x एक्सिस है और y एक्सिस है। केस नंबर 1 में आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है हॉरिजॉन्टल के साथ 45, ये जाकर गिरेगा और रेंज r1 है। फिर केस नंबर 2 में इस क्वेश्चन में कहा गया कि वही x एक्सिस, वही y एक्सिस, वही प्रोजेक्टाइल, लेकिन अब आपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से फेंका है वर्टिकल के साथ, वो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वर्टिकल के साथ, ये जाकर गिरता है और रेंज 2 है। तो बताओ कि रेंज 1 और रेंज 2 किस तरह होंगे? बच्चों का क्वेश्चन है, यकीन करें प्रोजेक्टाइल से इतना आसान क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल के साथ नाइंसाफी है, लेकिन खैर क्या करें। ये 45 फिर हॉरिजॉन्टल है, अगर वर्टिकल 45 है तो इट मीन कि एक बार फिर हॉरिजॉन्टल 45 है ना, जब ये 45 तो ये भी 45, तो दोनों केसेस सेम हैं। जब दोनों केसेस सेम हैं तो R1 इज इक्वल टू R2, ये ऑप्शन ठीक है। आपके लिए ऑप्शन थे कि R2 इज डबल ऑफ R1, ऑप्शन बी है R1 इज डबल ऑफ R2, ऑप्शन सी है R1 इज इक्वल टू R2 और ऑप्शन डी है 3 टाइम्स ऑफ R1 इज इक्वल टू R2। करेक्ट ऑप्शन आपके लिए होगा R1 इज इक्वल टू R2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। और क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है SHM है। कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन सी बात ट्रू है? ट्रू बात आप बताएं, सही क्या है? ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पर। तो दूसरी बात है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पर। और तीसरा ऑप्शन है कि काइनेटिक और पोटेंशियल ये दोनों मैक्सिमम होते हैं मीन पर। और ऑप्शन डी ये कहा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पर। मेरे ख्याल में आप सबको ये पता होगा, जरूर पता होगा, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन समझे जाते हैं कि कौन सी क्वांटिटी कहाँ मिनिमम होगी और कहाँ मैक्सिमम। एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक 0 होती है, मैक्सिमम नहीं होती। काइनेटिक और पोटेंशियल पक्के दुश्मन हैं, इनवर्स रिलेशन है। जहां काइनेटिक मैक्सिमम वहां पोटेंशियल मिनिमम होता है, तो एक ही जगह पर दोनों मैक्सिमम हो जाए, ये बिल्कुल गलत है जनाब, ये बिल्कुल गलत है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मीन पर होती है, ये गलत है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोरिंग फोर्स से ताल्लुक रखती है और रिस्टोरिंग फोर्स मीन पर 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, ये भी गलत। द ओनली ऑप्शन इज दिस वन कि पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट से है और डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पर मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। हम क्वेश्चन नंबर 48 की लाज रखते हैं और 48 है कि स्ट्रिंग वेव स्पीड इतना है, L इतना है। आपके पास है जनाब रस्सी, इस रस्सी में वेव्स का स्पीड है 24 मीटर पर सेकेंड और इस रस्सी का लेंथ है 6 मीटर। आप बताएं कि फर्स्ट 3 रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज क्या है, यानी F1 क्या होगा, F2 क्या होगा और F3 क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए बी सी आपको गिवन है, A B C और D। लेट मी लुक एट द लिस्ट। ये है 1 2 3 और ऑप्शन बी है 2 4 6 और ये है 3 6 9 और ये है 5 10 और 15। बहुत इजी है ये भी, आपको इक्वेशन का याद होना जरूरी है। F1 है V/2L, तो 24 by 2 multiplied by 6 इट इज 2 हर्ट्ज और F2 आएगा 2 टाइम्स ऑफ F1, सो 2 multiplied by 2 मीन 4 और F3 आएगा 3 टाइम्स ऑफ F1, तो 2 multiplied by 3 multiplied by 2 is 6, so 2 4 6 it is the correct option. Next question, question number 49 क्वेश्चन की बात करेंगे। नंबर में क्या आइडिया है? कहा गया है कि द relative change in frequency of sound due to motion of source
और लिसनर इज कॉल्ड। क्वेश्चन का मतलब है कि आवाज का सोर्स या लिसनर मूव करे, इस मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में कहा गया है कॉम्पटन इफेक्ट और ऑप्शन बी में कहा गया है ज़ीमन इफेक्ट और ऑप्शन सी में कहा गया है स्टार्क इफेक्ट और ऑप्शन डी में कहा गया है डॉपलर्स इफेक्ट। आप यकीन करें कि ये क्वेश्चन जिसने एफएससी क्लियर की हो और उसे ना आता हो तो उसकी डीएमसी वापस लेनी चाहिए, चाहे उसने ईटा के लिए कोई प्रिपरेशन किया हो या ना किया हो। ऑन द सरफेस क्वेश्चन है कि द ऑप्शन इज डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में ये कहा गया है कि जब सोर्स मोशन करता है या जब लिसनर मोशन करता है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, फर्क होता है, दैट इज डॉपलर। कॉम्पटन इफेक्ट का ताल्लुक तो फोटॉन से है और ज़ीमन और स्टार्क इफेक्ट का ताल्लुक तो स्पेक्ट्रम से है और यही है जिसका ताल्लुक चेंज इन फ्रीक्वेंसी से है ड्यू टू रिलेटिव चेंज या रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड लिसनर। क्वेश्चन नंबर 50, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक पेंडुलम है। क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अ पेंडुलम। इसका मास और इसका टाइम पीरियड का क्वेश्चन बनाया गया है। मास और टाइम पीरियड से क्वेश्चन उठाया गया है। कहा गया है कि मास मोहतरम m है तो टाइम पीरियड बेचारा t है। अगर हम मास को 3m कर दें, 3 टाइम्स ज्यादा कर दें, तो अब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा? सो ऑप्शंस हैं, वी हैव ऑप्शंस A, B, C और D। A, B, C और D हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला है t, दूसरा है जनाब 3t और तीसरा हमारे पास है t/3 और नेक्स्ट हमारे पास है 2t। So you have to learn and you have to keep it in your mind that time period of pendulum is 2 pi divided by L over G। इसमें मास का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। जब नहीं है इट मीन के टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एंड मास के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब है 3 टाइम बढ़ाते हो या 30 टाइम बढ़ाते हो, टाइम पीरियड जो था वही रहेगा एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, 51 में कहा गया है कि वेव वेलोसिटी, अगर वेव्स की वेलोसिटी जो है वो v है, अगर टाइम पीरियड जो है वो t है, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो f है, तो बताओ कि कौन सा इक्वेशन ठीक है? ऑप्शन ए में कहा t इज इक्वल टू वी एफ, ऑप्शन बी में कहा f इज इक्वल टू वी प्लस टी, ऑप्शन सी में कहा f इज इक्वल टू 1 ओवर t और ऑप्शन डी में कहा t इज इक्वल टू v बाय t। आप खुद मुलाहिजा करें, इससे इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं। v इज इक्वल टू f लैम्डा और f इज इक्वल टू 1 ओवर t, ये कोई क्वेश्चन है बिल्कुल ना, सरफेस क्वेश्चंस पड़े हैं। ये भी गलत है, लेफ्ट और राइट का डायमेंशन मैच नहीं करता। ये तो वैसे भी गलत है, वेलोसिटी और टाइम पीरियड कभी आप इसमें ऐड नहीं होते। ये भी गलत है क्योंकि दोनों तरफ टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड और वेलोसिटी कभी इक्वल हो सकते हैं, मुमकिन ही नहीं। द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि इलेक्ट्रॉन विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? ऑप्शन ए, जब इसका वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा। ऑप्शन बी, जब इसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा और ऑप्शन सी, जब ये लो फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा, फ्रीक्वेंसी लो होगी और ऑप्शन डी, ये सर्कुलर मोशन करेगा जब इट इज इन सर्कुलर मोशन। सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत आसान रीजंस हैं। ये तो गलत है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन पे, सिर्फ सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम होगी ये जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, हम हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट करें तो काइनेटिक एनर्जी हाई हो सकती है। इसकी एनर्जी हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हाई कर सकते हैं जहां सर्कुलर मोशन का नामो निशान भी नहीं है। तो सर्कुलर मोशन से काइनेटिक एनर्जी का कोई कनेक्शन नहीं है।
अच्छा ये गलत, ये भी गलत है क्योंकि क्वांटम कहता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर एनर्जी ज्यादा ले रहे हो फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर। सो ये गलत है। लो एंड फ्रीक्वेंसी का इससे क्या ताल्लुक? इन दो का ताल्लुक डी ब्रॉगली से है। याद रखिए डी ब्रॉगली मुहतरम के मुताबिक वेवलेंथ का फार्मूला है √2m और साथ में काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन बता रहा है कि वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन इनवर्स है। सो इफ यू हैव टू get the maximum kinetic energy of electron, so the wavelength associated will be shortest and hence the correct option is option B। ये तीसरा क्वेश्चन है इस पेपर में जो आउट ऑफ सिलेबस आया था, यानी बाउंड्रीज से अ लिटिल बिट साइड में आया था, कनेक्टेड है इनडायरेक्टली कनेक्टेड। जैसा कि मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, उस सिलेबस में मैंने श्योर टॉपिक्स और ऑप्शनल टॉपिक्स शक वाले और बिल्कुल श्योरली जो इंक्लूड नहीं है 3 कैटेगरीज डिस्कस किए थे। तो ये उन ऑप्शनल टॉपिक से 3 क्वेश्चंस आए हैं, बाकी 51 श्योर वाले टॉपिक से आए हैं। एनी हाउ, हाँ एक बात ये भी है डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर भूल जाऊंगा, आखिरी मेरे ख्याल में 2 क्वेश्चंस रह गए। मुझे अभी भी इंडिविजुअल टेक्स्ट बहुत आते हैं कि सर ये टॉपिक शामिल है या नहीं है, हालांकि मैंने कब का सिलेबस एक एक टॉपिक का डिस्कस करके स्प्रेड किया है, अपलोड किया है। आप काइंडली वो सिलेबस वाले वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर इसलिए करें ताकि मुझे अभी भी काफ़ी इंडिविजुअल मैसेज आते हैं और एक एक चैप्टर के सर ये शामिल है ये नहीं शामिल। अगर लोग उसको देखेंगे तो उनके लिए आसानी होगी और उनका टाइम ज़ाया नहीं होगा। लेट मी प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 ऑफ फिजिक्स पोर्शन 2022 ईटा पेपर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रॉन एंटर हो रहा है 90 डिग्री के साथ, तो बताओ कि न्यूट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन? तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है माय डियर स्टूडेंट्स ये सेंट्रीपिटल और ऑप्शन सी पॉजिटिव और ऑप्शन डी नेगेटिव। मुझे एक बात बताएं, न्यूटन मोहतरम के मुताबिक F = ma, इट मीन के जहां एक्सेलरेशन चाहिए वहां फोर्स प्रोवाइड करना लाजमी है। अगर आपको एक्सेलरेशन एज एन आउटपुट चाहिए सो यू हैव टू प्रोवाइड सम नेट फोर्स देयर, और न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगाता। F = qvb sin of थीटा जानते हो, न्यूट्रॉन का q0 तो न्यूट्रॉन पर फोर्स 0 और जहां फोर्स 0 वहां एक्सेलरेशन इज आल्सो 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 54 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में है एसी जनरेटर है। कहा गया है कि एक आइडियल एसी जनरेटर मौजूद है और इसका जो इनपुट है वो आउटपुट के बराबर है। आप बताएं कि इसका हीट लॉस कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन दे रहा हूं सम फाइनाइट वैल्यू, यानी कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी हीट लॉस की। ऑप्शन बी इट विल बी 0 और ऑप्शन सी इट विल बी मैक्सिमम, इन दिस केस इट विल बी मैक्सिमम, और ऑप्शन डी वेरी स्मॉल, बहुत कम, नेग्लिजिबल। क्या होना चाहिए? आपको पता है कि जब इनपुट और आउटपुट बराबर हैं तो इट मीन के लॉस नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि लॉस का बेस्ट मैथमेटिकल फॉर्म है इनपुट माइनस आउटपुट। इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू लॉस। सो देयरफॉर अगर इनपुट और आउटपुट बराबर हैं तो इन दोनों से आंसर क्या आ जाएगा? सो हर तरह का लॉस 0 है और ये जनरेटर तभी तो आइडियल है एंड हेंस द लॉस इज 0। विश यू गुड लक डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। हमें दुआओं में याद रखिएगा और इरादे पुख्ता रखें, उम्मीदें कायम रखें। मंजिल दूर नहीं है बट साबित कदम रहें। अल्लाह हाफिज़।